हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जेसीईआरटी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है और आज हम लोग गणित के मॉडल प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फ्री में इसी प्रकार के कंटेंट को, इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहता हूँ, जिससे कि आपको लाभ होगा, आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक एमसीक्यू होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि प्रश्न दिया होगा और 4 विकल्प होगा और उसमें से एक कोई विकल्प सही होगा और हमें उसे चुनकर लिखना है। और दूसरा प्रकार है लिखित, जिसमें हमको लिखना पड़ता है, प्रश्न का आंसर हल करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। फिर से 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 140 और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग जिस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार कर लेते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, जो कि है 2। और दुक्का हम लोग को 7 घर पढ़ेंगे तब 14 आ जाएगा और फिर शून्य बिठा देंगे तो 70 हो गया। फिर से हम लोग उसी अभाज्य संख्या से 2 से ही भाग देते जाएंगे। हम लोग भाग तब तक देते जाएंगे जब तक ये भाग 2 से लगते रहेगा। तो फिर 2 से देते हैं, तो इस बार 70 का आधा हो गया 35, यानी कि 2 तिया 6, 3 घर में 6 आया, 1 बच जाने पे यहाँ कैरी कर दिए तो 10 हो गया। और फिर दुकान 5 घर पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, इसलिए 35 हो गया। फिर 35 को हम लोग अगले अभाज्य संख्या से भाग देने की कोशिश करते हैं, जो कि है 3, क्योंकि ये 2 से भाग अब नहीं लगेगा। तो 3 से यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से भी ये नहीं लग रहा है, इसलिए उसके बाद जो अगली अभाज्य संख्या है जो कि है 5, उससे देंगे भाग। तो 5 का 7 घर पढ़ते हैं तो 35 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो भाग देने का काम था वो पूरा हुआ, अभाज्य गुणनखंड हो गया है। और हम कब स्टॉप कर देते हैं? जब लास्ट में अभाज्य संख्या मिल जाए। जैसा कि हम जानते हैं 7 भी एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसका उत्तर होगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो यह जो विकल्प है आप देख सकते हैं, विकल्प सी में दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर है सी। अच्छा, इसमें ऐसे भी हल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 बार 2 लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप में है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? फिर से, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस संख्या को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 3q जोड़ 5। अब यहां से स्पष्ट हो जाता है कि यह जो टर्म है, यह जो पद है, ये सम होगा किसी भी q के लिए। q का मान यहाँ पे 1 बिठाते हैं तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 3 गुने 2 6 हो जाएगा। q का मान यदि 2 बिठाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 6 और गुने 2 12। 3 बिठाते हैं तो 3 तिया 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पे q का मान हम लोग कुछ भी बिठाएं ये हमेशा सम आएगा यहाँ से यहाँ तक, और अकेला यही जो है बताएगा कि पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं, किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा विषम ही आता है। यानी कि हम जानते हैं सम जोड़ विषम
बराबर विषम। तो इसीलिए यह जो संख्या है एक विषम संख्या होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किसमें दिया हुआ है विषम। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी में विषम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में पूछा है 5 जोड़ 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। 5 जोड़ 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या एक इरेशनल नंबर है, और अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का जब गुना होता है तो वह भी अपरिमेय ही हो जाता है। इसीलिए रूट 3 गुना 2 हुआ तो ये अपरिमेय हो गया, और अपरिमेय में कुछ भी संख्या जोड़ा जाए वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो इसलिए यह जो है वो हो जाएगा अपरिमेय। और हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में अपरिमेय दिया हुआ है। तो सी में लिखा हुआ है अपरिमेय, इसलिए इसका आंसर सी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में प्रश्न है 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, 2 धनात्मक पूर्णांक है a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक q तथा r विद्यमान हो और इससे हमको अद्वितीय पूर्णांक q और r मिलता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब हमको ऑप्शन में चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ए में दिया हुआ है a बराबर बी क्यू माइनस आर, बी में दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, सी में दिया हुआ है a बराबर b बटा क्यू माइनस आर, और डी में दिया हुआ है a बराबर b बटा क्यू प्लस आर। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, क्योंकि यह जो कथन है जो प्रश्न में दिया गया है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। फिर से बता रहा हूं, यह जो कथन है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा में यही कहा गया है, कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए q और r एक अद्वितीय संख्याएं प्राप्त होती हैं, जहां पे q जो है वह भागफल है और r जो है वो शेषफल है, जिसको कि हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसलिए इसका आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। पुनः यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यानी कि यह जो 3 है वो है, मान लेते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है 3 और अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है -2। तो अब हम लोगों को बहुपद प्राप्त करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, और इसी में हम लोग को मान को बिठा देना है जो भी दिया हुआ है। तो प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा जोड़ बीटा 3 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 3 बिठा देंगे और यहाँ पर -2, देखते हैं क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x जोड़ माइनस का 2, और फिर इसे हम लोग सरल करते हैं तो आंसर आता है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। और यदि हम लोग विकल्पों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह जो विकल्प है यह सी में दिया हुआ है, यानी कि 5 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। फिर से, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ दिया हो रहेगा, इस प्रकार से दो अक्ष है, ये हो गया x अक्ष और दूसरा है y अक्ष, और इसमें जो बहुपद है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो हमें बताना है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न में जो ग्राफ है x अक्ष को जितनी बार काटता है वही उसका आंसर होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे यह जो ग्राफ बना हुआ है, यह जो लाइन बना हुआ है, यह जो वक्र बना हुआ है, यह x अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पे काट रहा है। फिर से गिने इसको, 1 2 3 बिंदुओं पे काट रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका उत्तर होगा 3। तो हम लोग देखते हैं अब ऑप्शन में, किस ऑप्शन में यह दिया हुआ है। तो हमें डी विकल्प में उत्तर 3 मिल जाता है, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में लिखा हुआ है बहुपद 4u स्क्वायर जोड़ 8u का शून्यक होगा। पुनः बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4u स्क्वायर जोड़ 8u का शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा हमें ये बताना है, और कौन कौन सा शून्यक होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है उसी के अनुसार हमें चुनना है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। इन दोनों पदों में से 4u कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा, कोष्टक के अंदर रहेगा u जोड़ 2। फिर से इसे हम लोग लिख सकते हैं 4u गुना u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे शून्य हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के लिए हम लोग बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं और उसको हल कर देते हैं। तो इसीलिए हमने शून्य के बराबर कर दिया है। अब यहाँ पे 2 पद है गुना में, इसका मतलब यह बनता है कि या तो 4u 0 है या फिर u प्लस 2 0 है। तो इसीलिए हम लोग दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। 4u बराबर 0 हो सकता है या u जोड़ 2 0 हो सकता है, जिसमें कि हमको यहाँ पे आंसर आता है u बराबर 0/4, या यहाँ पे यह प्लस में है, इधर जाके माइनस में आ जाएगा दूसरे साइड, इसलिए यहाँ आएगा u बराबर 0/2। और फिर इसको हम लोग सरल करते हैं तो u बराबर 0 आता है, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पे 0 ही आएगा। या फिर यहाँ लिख सकते हैं u बराबर 0 में -2 जाने से इसको हम लोग -2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास 2 आंसर आया, u बराबर 0 भी आया और -2 भी आया। तो यहाँ पे दोनों ही उत्तर दिया हुआ है, 0 भी दिया हुआ है और -2 भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी परीक्षा में आते हैं, बस आपको इसको हल करना है और रंगना है। आपको गलत प्रश्न में पूरा अंक मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे हम लोग इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए में 0, तो हम लोग 0 को चुनते हैं। पहला सही उत्तर 0 है, इसीलिए ए चुनते हैं। लेकिन इसका उत्तर सी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे -2 दिया हुआ है, और हम लोग का उत्तर जो है सो दोनों ही आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म a1x जोड़ b1y
जोड़ C1 बराबर 0 तथा A2x जोड़ B2y जोड़ C2 बराबर 0 में यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो निम्न में से सही कथन चुनें। पुनः रैखिक समीकरण युग्म A1x जोड़ B1y जोड़ C1 बराबर 0 तथा A2x जोड़ B2y जोड़ C2 बराबर 0 में यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो निम्न में से सही कथन चुनें। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि यह जो कंडीशन होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यह कंडीशन होता है अनेक हल के लिए। यह जो प्रश्न है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं यदि इस प्रकार की स्थिति आती है तो इसका हल जो है अनेक होता है। दोनों ही ग्राफ इसका एक ही लाइन में स्थित होता है, इसीलिए इसके सभी बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अनेक हल होगा। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। प्रश्न है समीकरण 6x घटा 2y जोड़ 9 बराबर 0 और 3x घटा y जोड़ 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी दो समीकरण का ग्राफ बनेगा वो या तो समांतर होगा या फिर प्रतिच्छेदी होगा या फिर एक ही रेखा में दोनों ग्राफ होगा। तो देखेंगे हम लोग कौन सा कंडीशन आएगा। तो समीकरण 2 दिया हुआ है, एक है 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है यहाँ पे इसके गुणांकों को। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर 6 बटा 3 A1 बटा A2 करने पे और B1 बटा B2 करने पे -2 बटा 1 -1 और C1 बटा C2 करने पे 9 बटा 12। अब इसे हम लोग सरल करते हैं। तो सरल करने पे हम पाएंगे यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर भी कैंसिल आउट होके 2 आ जाएगा, लेकिन इसमें जो 9 बटा 12 है यहाँ पे आएगा 3 बटा 4, यानी कि ये जो C1 बटा C2 है वो बराबर नहीं है। और इस प्रकार का कंडीशन जब भी आता है यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं बराबर है C1 बटा C2 का, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो समांतर होता है। दोनों ही समीकरण का ग्राफ समांतर होगा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, कहीं भी ये प्रतिच्छेद नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर बी होगा, समांतर है, समांतर है।